कंसीडर करते थे कि ये नॉर्मल 2-4 फैक्टर ऑफ सेफ्टीज हैं, उनको हमने यूज करना है, लेकिन LRF ने हमारे पास जो है वो मेजॉरिटी ऑफ द फोर्सेस के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी, सेपरेट फोर्सेस के लिए सेपरेट फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंट्रोड्यूस करा दिया। सेफर स्ट्रक्चर्स may result under LRFT because of better awareness of structural behavior, especially close to the collapse। कि क्लोज टू द कोलैप्स जाके आप स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं, कंसीडर करते हैं, तो ये हमें एक बेटर रिजल्ट दे रहा होता है LRFT मेथड कंपेयर टू द जो वो प्रीवियस मेथड्स के। अब इसकी डिसएडवांटेजेस बेसिकली क्या है कि इलास्टिक बिहेवियर कंसीडर्ड फॉर द लोड एनालिसिस एंड अल्टीमेट प्लास्टिक बिहेवियर टेकन फॉर मटेरियल स्ट्रेंथ्स आर नॉट कंपैटिबल, हाउएवर परसेंटेज डिफरेंस इज लेस। कि लोड एनालिसिस के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं कि LRFT मेथड लोड एनालिसिस के लिए जो है वो इलास्टिक नेचर या इलास्टिक बिहेवियर कंसीडर कर रहा है, हाउएवर मटेरियल्स वगैरह के लिए जो है वो हम नॉन या अनइलास्टिक बिहेवियर या जो है वो इनइलास्टिक बिहेवियर कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है दोनों चीजें एक साथ या एक ही तरीके से काम नहीं कर रही थी, ये मेथड जो है वो कंपैटिबल नहीं था। कुछ ने इसको रिजेक्ट किया, कुछ ने आर्ग्यू किया कि ये मेथड जो है वो फिट नहीं है। दिस इज वन ऑफ द एडवांटेज कह सकते हैं। और जो पुराने इंजीनियर्स थे, जो सीनियर मोस्ट बंदे थे, वो इस मेथड से फेमिलियर नहीं थे। वो तो फेमिलियर थे अलोवेबल स्ट्रेस डिजाइन मेथड से, और पुरानी जो बुक्स हैं, फेमस बुक्स हैं, वो सारी उसी मेथड के ऊपर फॉलो करती हैं। उसके बाद वैलिडिटी ऑफ प्रीवियस डिजाइन इज स्टिल टू बी चेक्ड अकॉर्डिंग टू द इस ASD मेथड। कि जो पुराने डिजाइन है बहुत सारे, उनकी जो वैलिडिटीज वगैरह हैं वो स्टिल अलोवेबल स्ट्रेस डिजाइन मेथड से ही वेरीफाई या चेक की जाती हैं। लेकिन जो है वो ये क्योंकि नया मेथड है, तो ये समहाउ कुछ इसकी डिसएडवांटेजेस हैं। अब आते हैं अलोवेबल स्ट्रेस डिजाइन मेथड के ऊपर कि फॉर दिस मेथड द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज टेकन ऑन द राइट साइड। के पहले वाले केस में क्या था कि LRFT मेथड क्या करता था कि ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी बेसिकली यहाँ है हमारे पास लोड्स इनटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और यहाँ पे आपके पास ओवरऑल मटेरियल की रेजिस्टिव फोर्सेस हैं, मटेरियल की जो इंटरनल बॉडी की वजह से इंटरनल स्ट्रेसेस और फोर्सेस हैं। इन्होंने जो मटेरियल के साथ फैक्टर ऑफ सेफ्टी को इंट्रोड्यूस करा दिया अलोवेबल स्ट्रेस मेथड के अंदर था, इफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज अप्लाइड by reducing the material strengths and service loads are considered as such without any increase, the design method is called allowable stress design method or working stress design method। ये मेथड बेसिकली इसके अंदर क्या, दिस मेथड इज conservative, giving more safer designs with greater costs when del loads are higher in magnitude compared with the other loads। क्योंकि ये इलास्टिक रीजन के अंदर बात कर रहा था, इस वजह से इसके जो डिजाइन थे वो ज्यादा सेफर हैं, ये बहुत ज्यादा सेफर साइड के ऊपर जाके ट्रीट करता था मेथड को या मटेरियल को, जिसकी वजह से हमारे स्ट्रक्चर जो है वो सेफर बहुत ज्यादा होते थे, लेकिन जो है वो एक्सपेंसिव पड़ जाते थे। अब जैसे ही इस मेथड के अंदर अलोवेबल स्ट्रेस डिजाइन मेथड के अंदर हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी को अप्लाई किया, मटेरियल्स की ओवरऑल स्ट्रेंथ को रिड्यूस करके कंसीडर किया, सो देयरफॉर द रिड्यूस और अलोवेबल मटेरियल स्ट्रेंथ्स द स्ट्रक्चर कैन बी अज्यूम्ड टू परफेक्टली एक्ट विद इन द इलास्टिक रेंज। कि जो मटेरियल की स्ट्रेंथ थी ओरिजिनल, जो यील्डिंग स्ट्रेंथ थी या एक अलोवेबल जो स्ट्रेंथ थी, एक अल्टीमेट पॉइंट था उसका, ये यील्डिंग स्ट्रेंथ आप कह सकते हो उसको, प्रोपोर्शनल लिमिट के अंदर, जिसकी वजह से हमने जो कंसीडर किया कि उसकी मजीद स्ट्रेंथ को थोड़ा सा कम कर दिया फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करके, ताकि वो एक अलोवेबल रेंज के अंदर विद इन इलास्टिक रीजन आ गया। तो इसकी वजह से द इलास्टिक एनालिसिस फॉर लोड्स एंड इलास्टिक बिहेवियर बिकम द कंपैटिबल इन दिस प्रोसीजर। जो LRFT मेथड कहता था कि दोनों के लिए अलग अलग है, पहले के अंदर लोड्स के लिए इलास्टिक बिहेवियर है, मटेरियल्स के लिए जो है इलास्टिक बिहेवियर है। यहाँ पे दोनों चीजें जो है वे एक ही कंडीशन के अंदर फोकस हो रही थी कि दोनों के लिए हम इलास्टिक एनालिसिस फॉलो कर रहे हैं फॉर द लोड्स एंड फॉर द इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल। तो उसके लिए एज ऑलरेडी स्टेटेड दिस फैक्टर ऑफ सेफ्टी called safety factor to separate it from the load and resistance factor. Safety factor basically is the factor that accounts for the deviations of the actual strength from the nominal strength, deviations of the actual loads from the nominal loads, uncertainties in the analysis that transforms the load into a load effect and the manner and consequences of failure. So therefore in this method the allowable strength is defined as the nominal strength divided by the safety factor, जिससे जो है वो हमें एक allowable strength मिलती है या allowable stress मिलती है, जिसके अंदर is the load effect obtained from the service loads without any additional factor, जिसके अंदर कोई भी additional factor नहीं है। हमने जो nominal strength थी उसको safety factor से divide कर दिया और हमारे पास एक allowable stress आ गई। This method is now gradually replaced by the LRFT method for the structures
where the behavior near collapse is fully understood, कि स्टील स्ट्रक्चर्स के अंदर ये जो मेथड बेसिकली रिप्लेस कर दिया गया बाय LRFD मेथड के, और उसकी जो एडवांटेजेस थी वो ये एडवांटेजेस थी कि वो मेथड बेसिकली आपका अप टू द कोलैप्स स्टेप जा रहा था, इस वजह से वो मेथड जो है वो ज़्यादा सक्सेसफुली काम कर रहा है. However, it is still preferred by some engineers for important structures like atomic reactors and pre-stressed concrete, तो उसके अंदर जो है LRFD मेथड को दोबारा इवन सम इंजीनियर्स जो है वो प्रीफर करते हैं कि जब आपके पास मोस्टली ज़्यादा सेफर स्ट्रक्चर चाहिए तो उस केस के अंदर आप एटॉमिक रिएक्टर्स वगैरह या प्री-स्ट्रेस कंक्रीट वगैरह जहाँ पे प्रेशर्स वगैरह रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, उस केस के अंदर हम स्टिल LRFD को अवॉइड करके ASD मेथड ही यूज़ कर रहे हैं. It's included in the specifications as an alternate method of design, कि इसको specifications में as an alternate method ऐड किया गया है, बाकी जो है majority काम कर रही होती है based on LRFD method. So this is the stress strain curve basically here. Internal forces are axial forces, एक material के ऊपर आपने stress strain curve बनाया, उसका forces apply किए. This is the strain and this is the stress. ये आपका जो region है first one, 0 is the origin point, A basically is a proportional limit, B is elastic limit, C basically is the upper yielding point, lower C is a lower yielding point, D basically is हमारे पास क्या है, ये region हमारा टोटली जो है वो प्लास्टिक region कहलाता है, E is the ultimate strength and F is the fracture. और इसी कंडीशन के अंदर अगर हमें पॉइंट को एक्सप्लेन करें मजीद, F जो है वो हमारे पास है ब्रेकिंग पॉइंट है या फ्रैक्चर है, तो ये पोर्शन जो O A B दिस पोर्शन बेसिकली इज नोन एज द इलास्टिक पोर्शन, और ये आपका जो पोर्शन है सी से मजीद जो है वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जैसे लोअर यील्डिंग हमारा स्टार्ट हो, ये स्टेज 2 कहलाता है. स्टेज 1 तो आपका यहाँ पे हो गया, स्टेज 2 बेसिकली दिस इज द प्लास्टिक रीजन एंड DE पोर्शन बेसिकली इज अ स्ट्रेन हार्डनिंग एंड दिस इज द स्ट्रेन सॉफ्टनिंग रीजन. ये आपके पास एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व था. अब हमारे पास क्या होता है कि ये एक यील्डिंग स्ट्रेस थी जो हमने यहाँ पे B पॉइंट तक कंसीडर की, यील्डिंग स्ट्रेस. हमने इस यील्डिंग स्ट्रेस को एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करके हमें यहाँ पे इस रीजन के अंदर कोई एक अलोएबल स्ट्रेस मिल गई, जिसको हम कंसीडर करके जो है वो स्ट्रक्चर को डिजाइन करते थे. नाउ वी हैव एडवांटेजेस ऑफ अलोएबल स्ट्रेस डिजाइन मेथड या वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन मेथड के एडवांटेजेस क्या हैं? In advantages, elastic analysis for loads and elastic material behavior become compatible for the design. Old famous books भी इसी concept के ऊपर हैं, experienced engineers ने भी इसी method से काम किया हुआ है. Was the only one of the method in the past, ये only एक ही method था, is included as an alternate method of design in AISC 05 specifications, कि ये आपके American Institute of Steel Construction के अंदर ये बाद में as an alternate method के तौर पे ऐड किया गया. तो जो ये आपकी इसकी एडवांटेजेस हैं. और डिसएडवांटेजेस बेसिकली क्या है कि लेटेस्ट रिसर्च एंड लिटरेचर जो है वो वेरी लिमिटेड अवेलेबल है. सेम फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज यूज्ड फॉर द डिफरेंट लोड्स. फेल्यूर मोड इज नॉट डायरेक्टली प्रेडिक्टेड. फेल्यूर मोड आप डायरेक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते क्यों आप डिजाइन कर रहे हो द अलोएबल स्ट्रेस रेंज, और वो आपका LRFD मेथड जो है वो बेसिकली आपका जा रहा था up to the collapse state. With some overloading, the material stresses increases but do not go to the collapse stage. The ductility and warning before failure cannot be studied precisely. Results cannot be compared with the experimental test up to the collapse. तो ये इसके allowable stress design method की जो है वो drawbacks थे. Drawbacks आप अगर कंपेयर करेंगे with LRFD method आपको सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी. हम ऑलरेडी डिस्कस कर आए हैं पीछे. ये आपकी मजीद जो है यहाँ तक allowable stress design method की जो disadvantages हो गए. Now what is plastic design? Now what is plastic design? उसके बाद हमारे पास थर्ड मेथड आता है प्लास्टिक डिजाइन का, जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर मेथड है या क्लोजर है टू द LRFD मेथड, which is somehow closer to the LRFD method, but here the analysis for loads is also performed considering the collapse mechanism. कि आपका जो प्लास्टिक डिजाइन मेथड था इसके अंदर हम क्या करते थे कि LRFD मेथड में जो आपके लोड्स थे उनको एनालाइज किया जाता था इनटू इलास्टिक रीजन, लेकिन जो मटेरियल्स थे उनको रिलेट किया जाता था इनटू द इनइलास्टिक रीजन. और यहाँ पे प्लास्टिक डिजाइन मेथड के अंदर हमारे पास और अलोएबल स्ट्रेस के अंदर दोनों चीजें इलास्टिक रीजन के अंदर थी. प्लास्टिक के अंदर दोनों चीजें जो है वो इनइलास्टिक या कोलैप्स मैकेनिज्म की तरफ जो है वो हमने कंसीडर किया. Full reserve strength due to indeterminacy of the structure and the inner elastic portion of the structure is utilized. Inelastic material behavior is considered in the design and analysis. Deflections and other serviceability conditions must become more important along with the strength requirements.
कि यहाँ पे हमारे पास डिफ्लेक्शंस भी कंसीडर हुई और सर्विसिबिलिटी कंडीशन भी कंसीडर होती हैं हमारे स्ट्रक्चर को डिजाइन करने एनालाइज करने के अंदर। इन डेटा को भी हम यूटिलाइज करते हैं फॉर द एनालिसिस ऑफ द स्ट्रक्चर, और इसी वजह से जो है वो ये मेथड बेसिकली हमारा एज अ प्लास्टिक रीजन के अंदर काम कर रहा होता है टोटली इनटू द इनइलास्टिक बिहेवियर, और इस मेथड को हम तभी जो है वो प्लास्टिक डिजाइन मेथड कहते हैं। आगे आपका जो है वो ज्यादातर जो है वो 1/3 या आप यूँ कह लो कि 1/4 पोर्शन जो है बेसिकली आपका टोटली प्लास्टिक डिजाइन के ऊपर है। तो मजीद हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे इस कोर्स में आगे। नाउ डिजाइन स्ट्रेंथ इन एलआरएफडी, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ ऑल एलिमेंट्स, बेसिकली जो तमाम एलिमेंट्स हैं वो हमने कैसे ऑब्टेन की, बाय मल्टीप्लाइंग अ रेजिस्टेंस फैक्टर विद द मैक्सिमम स्ट्रेस that can be developed multiplied with the sectional area और sectional modulus के हम सेक्शन को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, ओवरऑल जो क्रॉस सेक्शन है बॉडी का और मैक्सिमम स्ट्रेसेस को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, उनको हमने रेजिस्टेंस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया। द डिजाइन स्ट्रेंथ इज आल्सो कॉल्ड एज अ लोड कैपेसिटी और समटाइम्स ओनली कैपेसिटी ऑफ दैट मेंबर। कि डिजाइन स्ट्रेंथ बेसिकली क्या कहलाती है कि ओवरऑल कैपेसिटी ऑफ दैट मेंबर। अब इसका फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स सपोज वी हैव अ बोतल, एक बोतल है 1 लीटर कोक की है या पानी की है। अब उसके अंदर उसकी जो मेजर कैपेसिटी है वो वही 1 लीटर है, चाहे वो फुल हो चाहे खाली हो। सिमिलरली द लोड कैपेसिटी ऑफ मेंबर एग्जिस्ट विद द फिक्स्ड वैल्यू, कि एक जो मेनली डिजाइन स्ट्रेंथ है उस मेंबर की वो वही की वही डिजाइन स्ट्रेंथ रहनी है, चाहे उसके ऊपर फोर्सेस अप्लाई हो रहे हो या नहीं हो रहे हो। The applied load may have a different value with only one condition, that the applied load must be less or equal to the member capacity for stability। कि अगर वो उस कैपेसिटी से लोड कम है, उसकी अल्टीमेट डिजाइन स्ट्रेंथ है, तो आपका मेंबर जो है वो स्टेबल पोजीशन में है। अगर वो एक्सीड कर जाता है तो मेंबर आपका जो है वो कोलैप्स कर सकता है, अनस्टेबल पोजीशन में चला जाएगा। तो कैपेसिटी बेसिकली जो है वो डिजाइन स्ट्रेंथ बेसिकली आपकी मेंबर की वही रहती है। Now capacity of various types of structural members are described here by the codes and standards। Tension members हैं we utilize the resistance factor as 0.9 for yielding and 0.75 for जो है वो fracture purposes के लिए। Fy is the yield strength of steel and Fu is the ultimate strength of steel। Ag is the gross area। इन तमाम प्रॉपर्टीज को हम टेंशन मेंबर्स के अंदर किस तरह से